आज हम पढ़ेंगे जूल गुणांक, जूल कोफिशिएंट। हमने देखा था कि आंतरिक दाब ज्ञात करने के लिए जूल गुणांक की संकल्पना दी गई थी और जूल गुणांक क्या है, अब इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। जूल गुणांक वस्तुतः स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ ताप में परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। यानी आंतरिक ऊर्जा स्थिर हो और इस स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ ताप में परिवर्तन की दर जूल गुणांक कहलाती है और जूल गुणांक को म्यू जे से प्रदर्शित करते हैं। ये अपन ने समीकरण 1 में दर्शाया है कि डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू म्यू जे। और ये म्यू जे जो जूल गुणांक है, आदर्श गैसों के लिए म्यू जे का मान 0 होता है। चूँकि आंतरिक ऊर्जा ई आयतन तथा ताप का फलन है, अतः डी ई एक यथातथ अवकल है। क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ई जो है अवस्था फलन है, इसलिए डी एक यथातथ अवकल है। और यथातथ अवकल के लिए एक चक्रीय नियम होता है और उस चक्रीय नियम के द्वारा अपन यदि आंतरिक ऊर्जा को आयतन तथा ताप का फलन माने तो एक समीकरण लिख सकते हैं कि डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट एनर्जी डॉट डेल टी बाई डेल ई एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स -1। चूँकि डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी होता है तथा डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एनर्जी बराबर म्यू जे होता है। और अपने पास समीकरण 1 में डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट एनर्जी है और इसलिए इसकी जगह अपन 1 म्यू जे लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू जे जो होता है वो डेल टी बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट एनर्जी होता है। दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम सी वी होता है, लेकिन अपने पास समीकरण में डेल टी अपॉन डेल ई एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, अतः इसकी जगह पर 1/cv लिख सकते हैं। यानी डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम डॉट 1/म्यू जे डॉट 1/cv बराबर -1। ये अपन लिख सकते हैं डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स -cv डॉट म्यू जे। इसको अपने समीकरण 2 से दर्शाया। और समीकरण 2 जो है इसके द्वारा हम डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान वास्तविक गैसों के लिए ज्ञात कर सकते हैं। ठोस तथा द्रव तंत्रों के लिए जूल का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि स्थिर ताप पर ठोस तथा द्रव के आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन के लिए अत्यंत उच्च दाब की आवश्यकता होती है, परंतु इस गुण का उपयोग ही इन तंत्रों की डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ज्ञात करने में सहायक है। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डी ई बराबर सी वी डॉट डी टी प्लस डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी होता है। और स्थिर ताप पर उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं कि क्योंकि स्थिर ताप है तो डी टी जो होगा वो 0 होगा, इसलिए इस समीकरण में अपने पास आ जाएगा डी ई बराबर डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी। यानी जो ऊपर वाला समीकरण था उसमें पहला पद आपका 0 हो गया और अपने पास समीकरण 3 आ गया। और अब इस समीकरण 3 को स्थिर ताप पर यानी डी टी बराबर 0 हो, तो यानी ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो, इस शर्त के साथ समाकलित करें अपन, जहां आंतरिक ऊर्जा का प्रारंभिक मान E1 है और अंतिम मान E2 है। यानी प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा E1 और अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा E2, और प्रारंभिक आयतन V1 और अंतिम आयतन V2 है। तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी फ्रॉम लिमिट्स आर फ्रॉम E1 टू E2 बराबर डेल इंटीग्रेशन ऑफ डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट डी वी लिमिट्स आर फ्रॉम V1 टू V2। ये समीकरण 4 आ गया। क्योंकि V1 और V2 जो है प्रारंभिक और अंतिम अवस्था का आयतन, इनमें अंतर कम है, अतः इस आयतन प्राश में डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को स्थिर माना जा सकता है। इसलिए इसको अपन समाकलन के चिन्ह से बाहर ले सकते हैं और अपन लिख सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ डी फ्रॉम E1 टू E2 बराबर, ये जो डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर था इसको अपन ने बाहर ले लिया, क्योंकि इस ताप की परास में आयतन की परास में डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को अपन स्थिर माना है। और इंटीग्रेशन ऑफ डी वी फ्रॉम V1 टू V2, डी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई और लिमिट्स रखें, अपर लिमिट्स लगा कर उसमें से लोअर लिमिट को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा E2 माइनस E1 बराबर डेल ई बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। और डी वी का इंटीग्रेशन v है और लिमिट्स
लोअर लिमिट V1 है, अपर लिमिट V2 है, तो इसकी जगह पर लिखते हैं V2 माइनस V1। और ये अपन लिख सकते हैं कि डेल्टा E बराबर डेल E बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डॉट डेल्टा V, V2 माइनस V1 की जगह पर डेल्टा V लिख दिया। तो समीकरण 5 है। और समीकरण 5 द्वारा ठोस तथा द्रव तंत्रों के लिए डेल E बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि ठोस तथा द्रवों के लिए डेल्टा V का मान बहुत कम होता है, अतः इसे शून्य माना जा सकता है। यद्यपि डेल E बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट डेल E बाई डेल V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मान बहुत उच्च होता है, परंतु इन दोनों का गुणनफल शून्य होता है, अतः डेल्टा E बराबर 0। इस प्रकार ठोस तथा द्रवों की आंतरिक ऊर्जा को भी लगभग ताप का फलन माना जा सकता है, जो कि जूल के नियम के अनुरूप है। अब अपन पढ़ते हैं जूल थॉमसन प्रभाव, जूल थॉमसन इफेक्ट। रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक सिलेंडर डाट यानी पोर्स प्लग से होकर उच्च दाब से निर्वात या निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाता है, तो गैस के ताप में कमी हो जाती है, यानी गैस ठंडी हो जाती है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। गैस के ताप में यह कमी सिलेंडर डाट के दोनों ओर दाब में अंतर के समानुपाती होती है, यानी डेल्टा T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। ये अपने पास एक समीकरण आ गया, यानी डेल्टा T जो है वो डेल्टा P के समानुपाती है, यानी गैस के ताप में आई ये कमी सिलेंडर डाट के दोनों ओर दाब में अंतर के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस ये प्रभाव बहुत कम ताप पर निम्न ताप पर दर्शाती है। -80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर हाइड्रोजन और -240 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर हीलियम यह प्रभाव प्रदर्शित करती है। ये जो ताप में कमी होती है, ये गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी होने के कारण होती है। उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच वान डेर वाल आकर्षण बल होते हैं, और जब गैस का निर्वात या निम्न दाब पर प्रसार किया जाता है, तो कुछ ऊर्जा इन वान डेर वाल बलों को परास्त करने में, समाप्त करने में व्यय हो जाती है। इस प्रकार गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी आ जाती है, और इस गतिज ऊर्जा में कमी के कारण शीतलन प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, गैस के ताप में कमी होती है। चूँकि आदर्श गैसों में वान डेर वाल बल नगण्य होते हैं, अतः आदर्श गैसों के प्रसार में जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है। ये था सब कुछ जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में, जिसको अपन शीतलन प्रभाव भी कहते हैं।